गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बाल भाषा भारती के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम जाने अनजाने है। इसके लेखक डॉक्टर राजीव गुप्ता जी हैं। इस पाठ में लेखक ने भीख मांगने की प्रथा को एक सामाजिक कुरीति के रूप में बताया है। उन्होंने इस कहानी में एक 10 वर्षीय बालक की मनोदशा का वर्णन करते हुए इस प्रथा की बुराइयों पर प्रकाश डाला है और एक बालक जो कि गरीब है, अनाथ है, उसकी कैसे हमें मदद करनी है इत्यादि पर प्रकाश डाला है। आइए हम इसके मुख्य भाव को समझते हैं कि उन्होंने क्या कहना चाहा है इस कहानी में। पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है बॉक्स में। बॉक्स ब्लू कलर का है और इसको हम पढ़ते हुए समझाते हैं। उसके बाद हम कठिन शब्दों पर आएंगे, पाठ के उसका वाचन करेंगे। उसके कठिन शब्दों के अर्थों को समझाते हुए, वाक्यांशों को समझाते हुए पैराग्राफ वाइज आप कहानी में आगे बढ़ेंगे और कहानी के जो मूल भावना है कि लेखक क्या बताना चाहता है, आपको क्या समझाना चाहता है, उसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। डॉक्टर राजीव गुप्ता की यह कहानी हमारे समाज में व्याप्त भीख मांगने की बुरी आदत पर प्रकाश डालती है। कुछ लोग तो जानबूझकर काम नहीं करना चाहते और भीख के सहारे अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इसके विपरीत 2-4 ऐसे भी लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं किंतु काम न मिलने के कारण पेट की आग बुझाने के लिए भीख का सहारा लेते हैं। हमें भीख मांगने की प्रथा को बंद करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। अब इसमें बताया उन्होंने डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कि किस प्रकार जो है ये भीख मांगने की बुरी आदत हमारे समाज में पसरी हुई है, फैली हुई है और कुछ लोग तो जानबूझ करके काम नहीं करना चाहते और कुछ लोग भीख के सहारे ही अपना पूरा जीवन बिता देना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं समाज में, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सारा समाज या सारे लोग समाज में इसी तरीके के हैं या इनकी संख्या अधिक है। समाज में ऐसे ईमानदार लोग भी हैं, ऐसे जो 2-4 लोग भी हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार, उनके चाहने के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, वे कार्य नहीं कर पाते हैं और इस वजह से भी उन्हें कभी कभी ऐसी भीख मांगने जैसी बुरी चीज़ का या बुरी आदतों का शिकार होना पड़ता है। और इसलिए उन्होंने, लेखक ने जो है कहा है कि ऐसी भीख मांगने की प्रथा को बंद करने के लिए हम देशवासियों को या हमारी सरकार को कुछ ठोस कदम, कुछ कठोर कदम, कुछ तरीके, कुछ उपाय निभाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे और उठाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब आते हैं हम नीचे जो है वो पाठ का वाचन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कठिन शब्द जो इससे ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उसको मैं बताना चाहूँगी, उसके अर्थ को स्पष्ट करना चाहूँगी। उसके बाद बीच बीच में भी कठिन शब्द आते जाएंगे, मैं वहीं पर पढ़ते हुए ही आपको स्पष्ट करती रहूँगी। अब आते हैं हम यहाँ पर ये कठिन शब्द पर। व्यवस्थित करना अर्थात काम को क्रम से सही ढंग से करना। धंधा पेट पालने के लिए व्यक्ति कोई न कोई कामकाज करता है, उसे ही हम धंधा कहते हैं या रोजगार कहते हैं। फिर चकित, चकित का अर्थ है हैरान, आश्चर्य व्यक्त करना। फिर यहाँ पर दीनता शब्द दिया हुआ है। दीनता का अर्थ है गरीबी या लाचारी या विवशता। हम बहुत ही गरीब होते हैं, दीन बन जाते हैं, उसे ही हम दीनता कहते हैं। भाववाचक संज्ञा है ये। सम्मानित, इत प्रत्यय लग करके सम्मानित शब्द बना हुआ है, अर्थात समाज में जिसकी मान प्रतिष्ठा होती है उसे सम्मानित कहते हैं। आत्मनिर्भर, व्यक्ति जब स्वावलंबी होता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपना काम स्वयं करता है, ऐसे व्यक्ति को आत्मनिर्भर कहते हैं। इसे ही आत्मनिर्भर गुना बताते हैं।
निर्णय किसी भी विषय पर या किसी भी कार्य पर फैसला ले लेना निर्णय कहलाता है। पुड़िया हम कागज़ की टुकड़े तोड़ करके उसको फाड़ करके उसमें कोई सामान रख करके जब हम उसको मोड़ करके कुछ आकार देते हैं उसे ही हम पुड़िया कहते हैं। गिड़गिड़ाना अपने दीनता हीनता को शब्दों में वाक्यों में जब हम प्रकट करने लगते हैं, अपनी गरीबी, अपनी लाचारी, अपनी विवशता को प्रकट करते हैं तो वहाँ पर गिड़गिड़ाने का भाव व्यक्त होता है हमारे चेहरे पर, हमारे अंग प्रत्यंग में। फिर अचकचा जाना। अचकचाना मतलब कि यदि हमारे सामने कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है हम जिसके लिए तैयार नहीं होते हैं और तब हम अचकचा जाते हैं, हम बिल्कुल जो है चौंक जाते हैं कि हमसे क्या पूछा गया और इसका हमें क्या जवाब देना है थोड़ी देर के लिए। हट्टे कट्टे मतलब स्वस्थ व्यक्ति, हष्ट पुष्ट व्यक्ति को हम हट्टे कट्टे बोलते हैं। बड़बड़ाता जब हम किसी के लिए कोई शब्द अपने अंदर मुख से बोलते हैं लेकिन उस व्यक्ति को नहीं सुनाई देता है और बड़बड़ाने की आवाज़ आती है उसे ही हम बड़बड़ाता कहते हैं। इसे बेकार शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं ज़्यादातर लोग, इसलिए इसका बड़बड़ाता शब्द प्रयोग किया गया है। आजमाया परीक्षित मतलब किसी बात को जांचा परखा जाया गया हो ऐसी चीज़ को हम आजमाया, इसके लिए हम आजमाया शब्द प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं पाठ पर। पाठ का वाचन करते हैं और उसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए चलते हैं। कुछ साल पहले तक मेरे क्लिनिक में कोई कंपाउंडर नहीं था। कंपाउंडर ही क्यों, दुकान की सफाई करने वाला भी कोई नहीं था। तब सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। यहाँ पर मैं और मुझे बार बार शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये मैं और मुझे लेखक ने अपने लिए प्रयोग किया है। इस पूरी कहानी में लेखक और वह बालक रहता है, इनकी ही बातचीत का, इनकी मनोदशा का पूरा लेखक ने वर्णन किया है। लेखक स्वयं यहाँ पर क्या है, डॉक्टर है, लेखक भी है और डॉक्टर राजीव गुप्ता भी स्वयं वही हैं। तो उन्होंने अपनी ही जो अभिव्यक्ति है, अपनी ही जो एक्सपीरियंसेस थे उनको ही उन्होंने इस कहानी के रूप में दिया हुआ है और लिखा हुआ है। कुछ साल पहले तक मेरे क्लिनिक में मतलब वो डॉक्टर थे और उनकी क्लिनिक में कोई कंपाउंडर नहीं था और सारा काम वो कंपाउंडर का भी काम और अपना भी काम सारा काम स्वयं ही करते थे, अर्थात वे आत्मनिर्भर व्यक्ति थे। सुबह 8 बजे मैं क्लिनिक खोलता, खुद ही साफ सफाई करता, रैक की दवाइयाँ व्यवस्थित करता, गैस का स्टोव जलाकर सुइयाँ आदि उबालता। डॉक्टर लोग सुई का इंजेक्शन लगाने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो स्टोव गरम करके उसको बॉयल करते हैं जिससे कि उसकी कीटाणु नष्ट हो जाए, तो सुइयाँ आदि को वो उबालते थे। फिर हाथ धोकर भगवान के आले में 2 अगरबत्तियाँ जला देता। फिर वो भगवान के आले में मतलब अलमारी का जो शेल्फ होता है उसे आले बोलते हैं। आले में वो भगवान की मूर्तियाँ रखे हुए थे, उसके सामने 2 अगरबत्ती जला करके ईश्वर का नाम ले करके वो दुकान की शुरुआत करते थे, अपनी क्लिनिक की शुरुआत करते थे। क्लिनिक में भीनी भीनी सुगंध भर जाती, भीनी भीनी हल्की हल्की सुगंध मतलब खुशबू उस अगरबत्ती की फैल जाती। फिर मैं कुर्सी पर बैठ जाता। वो डॉक्टर साहब क्या करते थे, फिर कुर्सी पर बैठ जाते, गले में स्टेथोस्कोप डाल लेता। डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं, आला जिसको कहते हैं हिंदी में, और ये मरीज को पेट में या सीने में लगा करके अंदर की जो है उसकी पहचान करते हैं कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कफ या कुछ ऐसा कंजेशन भी नहीं है, उसको देखते हैं और जांचते परखते हैं। खुद तीसरा पैराग्राफ, इस बीच मरीज भी आने शुरू हो जाते। मैं खुद ही उनका नाम पता पूछकर पर्चा बनाता। पर्चा मतलब जो आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं डॉक्टर लोग, उसको कहते हैं पर्चा। दवाइयों के नाम या बीमारियों के नाम लिख करके एक पेज पर और डॉक्टर मरीज को भी देते हैं और अपनी जानकारी के लिए भी रखते हैं। उनको अच्छी तरह से देखता, फिर खुद ही उनकी दवाई की पुड़िया बना देता। आवश्यकता पड़ने पर इंजेक्शन भी लगा देता। खाली समय में मैं कोई किताब निकाल कर पढ़ने लगता। और खाली समय में वो डॉक्टर साहब क्या करने लगते थे, जब इन सबसे निवृत्त हो जाते थे, जब कोई मरीज नहीं होते थे, कोई और नहीं होता था, तो वो किताब निकाल करके अपना पढ़ने लगते थे। चौथा पैराग्राफ, मेरी दुकान में अक्सर भीख मांगने वाले आते। उनमें से अधिकतर तो हट्टे कट्टे युवक ही होते थे, मतलब हष्ट पुष्ट बलवान बलशाली व्यक्ति होते थे। वे कहीं से भी दिखने में कमज़ोर नहीं थे, लेकिन फिर भी वे आते थे। वे तरह तरह से भीख मांगते।
पर मैं उनमें से किसी को भी भीख नहीं देता। जब इन लोगों के हाथ पैर, इन्वर्टेड कॉमा में है ये लाइनें, जब इन लोगों के हाथ पैर सही सलामत हैं तो ये लोग भीख क्यों मांगते हैं? मैं सोचा करता, मुझे इन लोगों से चिढ़ थी। डॉक्टर साहब मन ही मन सोचते हैं कि जब इनके हाथ पैर सलामत हैं, ठीक ठाक हैं, सलामत मतलब ठीक ठाक हैं, तो ये भीख क्यों मांगते हैं? इन्हें कोई काम धंधा करना चाहिए। और इसी वजह से डॉक्टर साहब को इन लोगों से चिढ़ मतलब नफरत थी। मैं हमेशा उन लोगों पर नाराज होता, पर वे एक स्वर में गिड़गिड़ाते रहते। गिड़गिड़ाने का मतलब बार बार जो है वो दया की भीख मांगते रहते थे। तब मैं कहता, दूंगा, पहले मेरा एक काम। मैं हमेशा उन लोगों पर नाराज होता, पर वे एक स्वर में गिड़गिड़ाते रहते। तब मैं कहता, दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में है इसमें, दूंगा डैश डैश डैश, थोड़ा रुकते हैं, पहले मेरा एक काम करो, तब 5 रुपये दूंगा। वह क्या? झाड़ू उठाकर क्लिनिक की सफाई कर दो, सामने के नल से एक बाल्टी पानी ले आओ और आगे मतलब डैश डैश का मतलब है कि काम और वो बताने जाते हैं। तब तक तो क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, लेकिन तब तक वह मांगने वाला बड़बड़ाता हुआ चला जाता। उसके जाने के बाद मैं खूब हंसता, मन ही मन सोचता, सब के सब कामचोर हैं, भीख मांगने का धंधा बना रखा है, मौका मिलते ही चोरी करने से भी नहीं चूकते मतलब पाँव नहीं जाता, हटते नहीं हैं, चोरी कर डालते हैं ये लोग। इनसे निपटने के लिए बस यही तरीका सबसे बढ़िया है। यही तरीका सबसे बढ़िया है कि मतलब वो आए कोई भीख मांगने वाला तो उनसे काम बता दो, और यदि वो काम चोर होंगे तो अपने आप ही भाग जाएंगे, भीख मांगने उनके दरवाजे या उनकी दुकान पर नहीं आएंगे। इन्हें कोई सबसे बढ़िया तरीका, इन्हें कोई काम करने को बता दो, अपने आप भाग खड़े होते हैं। लेकिन नेक्स्ट पैरा, लेकिन उस दिन की घटना में मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने क्लिनिक खोला ही था कि दरवाजे पर खड़ा होकर कोई गिड़गिड़ाया, कुछ दे दो बाबूजी, 2 दिन से भूखा हूँ। निगाह उठाकर, निगाह मतलब नज़र, अपनी आँख उठाकर देखा उन्होंने तो चकित रह गया। निगाह उठाकर देखा तो चकित रह गया, चकित मतलब आश्चर्य से वो भर गए। इतना छोटा सा लड़का और भीख मांग रहा है। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल की होगी। अच्छा खासा नाक नक्श मतलब उसकी कटिंग, जो चेहरे की नैन नक्श थे वो अच्छे खासे थे, सुंदर थे। भोला सा चेहरा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखों से वह टुकुर टुकुर मेरी तरफ देख रहा था। टुकुर टुकुर नज़र के लिए यहाँ पर दिया गया है कि बड़े ही कातर भाव से, बड़े ही निरीह भाव से कि हमारी जो भी मन में इच्छा है शायद ये मालिक हमारा पूरा कर देंगे। इस नज़र से वो उनको टुकुर टुकुर लगातार एक नज़र से देखने लगा। छी, इतना सा होकर भीख मांगता है, पैसे का क्या करेगा, फिल्में देखेगा, मैंने डांटा। लड़का इसके लिए तैयार नहीं था, अचकचा गया। अचकचा गया का मीनिंग मैंने बताया हुआ है कि बिल्कुल जो है वो सिहर गया, समझ नहीं पाया कि क्या कहें। फिर दीनता से बोला गिड़गिड़ाते हुए, नहीं नहीं बाबूजी, 2 दिन का भूखा हूँ, कुछ खा लूँगा। तो खाने के लिए अपने माँ बाप से क्यों नहीं मांगते? मैंने उसे डांटते हुए कहा, बापू हैं नहीं, माँ दूसरों के घर में काम करके कुछ ले आती हैं, पर 2 दिन से वो भी बीमार हैं, पड़ी हैं। वह बताने लगा, वह बच्चा अपने बारे में बताने लगा डॉक्टर साहब को। नेक्स्ट, सच कह रहा है तू, सच कह रहा है तू, क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर साहब। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे किसको? डॉक्टर साहब को बिल्कुल उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि शायद वो झूठ ही बोल रहा है, जैसे अन्य भीख मांगने वाले बोलते हैं उनकी क्लिनिक पर आकर। मुझे पता था कि ये लोग भीख मांगने के लिए ना जाने क्या क्या नाटक करते हैं, क्या क्या तरीके अपनाते हैं, क्या क्या ढोंग रचते हैं, नाटक क्या क्या ढोंग रचते हैं। इस तरीके के यहीं कहीं आसपास इसका बाप या माँ भी भीख मांग रही होगी। उन्हें ऐसा लगता है डॉक्टर साहब को, झूठ नहीं बोलता बाबूजी, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, निरीह भाव से कहा, ठीक है, मैं तुझे 5 रुपये दूंगा, लेकिन पहले मेरे क्लिनिक की सफाई कर दे। फिर सामने के नल से एक बाल्टी पानी
ले आ। मैंने अपना अब तक का आजमाया हुआ दांव चलाया। दांव शब्द का मतलब है कि किसी विषय के ठीक होने के संबंध में कुछ कहने का वह प्रकार, वह तरीका जिसमें सत्य या असत्य, झूठ या सच सिद्ध हो रहा हो और हार जीत का उसमें मनोभाव छिपा हुआ हो कि हमने ये चीज़ किया था, उसके साथ ये तरीका अपनाया था, तो हमें उसकी सच्चाई का या उसके झूठ का पता लग गया। तो ये दांव मतलब तरीका अपनाना यहाँ पर है। तो मैंने अपना अब तक का आजमाया हुआ दांव चलाया। डॉक्टर साहब ने अपना तरीका पुराना जो आजमाए हुए थे, जो परीक्षित था, जो हमेशा वो परीक्षण के तौर पर चलाते रहते थे, कहते रहते थे, कुछ काम करने के लिए कहते थे और वो जो भीख मांगने वाले आते थे काम ना करके और उनसे भीख भी नहीं लेते थे और आगे बढ़ जाते थे। तो उसी दांव को उन्होंने आजमाया। सोचा कि लड़का मन ही मन मुझे गालियाँ देता हुआ चला जाएगा, बड़बड़ाता हुआ, गालियाँ देता हुआ, बुरा भला कहता हुआ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया, डॉक्टर साहब यह देखकर हैरान रह गए कि वह गया नहीं, वह बच्चा गया नहीं, मेरा दांव खाली ही चला गया। उनका जो अब तक का आजमाया हुआ दांव था, जो तरीका था सच और झूठ को तौलने का, वो उनका इस समय खाली चला गया। सबसे पहले तो उसने झाड़ू उठाकर मेरा क्लिनिक साफ किया, फिर किसी तरह डगमगाता हुआ सामने के नल से एक बाल्टी पानी ले आया, फिर मेरी दवाइयों की रैक साफ करने लगा। इतना काम किया उसने। क्या क्या काम किया? पहले झाड़ू लगा करके उनकी क्लिनिक साफ की, फिर जो है डगमगाते हुए, चूँकि डगमगाना मतलब हिलते डुलते, वो बहुत ही कमज़ोर बालक था, 2 दिन का भूखा था, तब भी जो है डॉक्टर साहब ने उससे काम करने के लिए कहा और वो काम करने के लिए तैयार हुआ और बिल्कुल हिलते कांपते हुए वो पानी भी एक बाल्टी भर करके ले आया और उसके बाद उनकी दवाइयों की जो रैक थी, जो अलमीरा थी, वो साफ करने लगा। मैं आश्चर्य से उसे देखे जा रहा था। अब क्या काम करना है बाबूजी? सारा काम निपटा कर वह मेरे पास आ खड़ा हुआ। अब कुछ नहीं बेटा, मुझे पता चल गया है कि तुम भिखारी नहीं हो, 2 दिन से भूखे भी हो, क्योंकि भूखा व्यक्ति ही मेहनत करने का हौसला मतलब हिम्मत रखता है। जाओ, पहले सामने के होटल में जाकर पेट भर खाना खा आओ, फिर बात करते हैं, मैंने प्यार से कहा। फिर क्लिनिक से ही सामने होटल के मालिक को आवाज़ देकर उसे समझाया, देखो आनंद बाबू, इस लड़के को भरपेट खाना खिला दो, जितने पैसे होंगे मैं दूंगा। छोटा सा बच्चा भला खाता ही कितना, भरपेट खाकर उसके होठों पर मुस्कान खिल गई। उसका जब पेट भर गया तो वो बिल्कुल खुश हो गया। मैंने उससे कहा, देखो बेटा, मेहनत करने वालों पर सब भरोसा करते हैं, तुम्हें अब यूं हाथ फैलाकर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ सुबह मेरे क्लिनिक पर आ जाया करो, छोटा मोटा काम कर दिया करो, धीरे धीरे सारा काम सीख जाओगे। जी बाबूजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर जरा संकोच से बोला, मेरी माँ बहुत ही बीमार है, आप देख लेंगे, मुझे माँ का ही सहारा है, पैसा न होने की से वह अपना इलाज नहीं करवा पा रही हैं, आप थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं मेहनत से आपके क्लिनिक पर काम करता रहूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने कहा। फिर स्कूटर पर उसे पीछे बिठाकर उसकी माँ को दिखाया। उसकी माँ को मलेरिया था। मलेरिया एक बुखार का टाइप होता है जो मच्छर काटने से फैलता है। खूब ठंड लगकर बुखार आता था। मेरी दवा से वह 3-4 दिन में ही ठीक हो गई। उसने मुझे ढेरों दुआएं दी। दुआएं मतलब आशीर्वाद दिया उन्हें। इस घटना के कई साल बीत गए। उस लड़के ने सीखते सीखते मेरे क्लिनिक के कई काम संभाल लिए, साथ ही पढ़ाई भी की। मैं उसकी हमेशा मदद करता रहा। आखिर वह परीक्षा पास कर सचमुच कंपाउंडर बन गया। अब वह लोगों के यहाँ इंजेक्शन लगाने और ड्रेसिंग आदि करने भी जाने लगा। ड्रेसिंग मतलब वो घाव पर पट्टी करना, बत्ती डालना इत्यादि। घाव को धीरे धीरे वो सुखा देता है, दवाई देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और ये सारे काम वो करने लगा।
वह खुशी खुशी एक सम्मानित जीवन जी रहा है। अब वह एक खुशी खुशी मतलब बड़ा प्रसन्नचित्त होकर के एक सम्मानित, एक समाज में प्रतिष्ठित जीवन गुजारने लगा है। ऐसा नहीं कि वो भीख मांगने वाला बच्चा ही अब रह गया था, अब वह आत्मनिर्भर हो गया था। उसे आत्मनिर्भर ही बनाना चाहता था। मैं उसे आत्मनिर्भर ही बनाना चाहता था। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर क्या है, डॉक्टर साहब हैं, ही उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, अपने पैरों पर खड़ा करवाना चाहते थे उसे। और मुझे खुशी है कि उस दिन, ये अंतिम पैरा है, मुझे खुशी है कि उस दिन मैंने एक सही निर्णय लिया। अगर उस दिन मैं दया करके उसे भीख में कुछ रुपए दे देता तो वह आज तक भीख ही मांग रहा होता। एक सही निर्णय सचमुच किसी का जीवन बदल सकता है। अब यहाँ पर एक सही निर्णय सचमुच किसी का जीवन बदल सकता है। यहाँ पर डॉक्टर का वो सही निर्णय, वो सही फैसला क्या था, ये पाठ पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि वो सही फैसला यही था कि जब वह बालक, 10 वर्षीय बालक जो उस दिन भीख मांगने उनकी क्लिनिक पर आया था, उसे भीख ना दे करके उन्होंने उसे कुछ काम करने के लिए कहा और वो काम करने से उस बच्चे की मानसिकता को समझ गए कि वास्तव में ये बच्चा वो बच्चा नहीं है जो भीख मांग करके अपनी रोजी रोटी कमाता है या उसी पर पलने वाला बच्चा है। वो बच्चा स्वाभिमानी है, वो किसी परिस्थिति बस ऐसा कार्य कर रहा है, वो भूखा होते हुए भी उनके क्लिनिक पर काम करता है। इस प्रकार जो है वो डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि वास्तव में ये बच्चा वैसा नहीं है जैसा मैं समझता था या अन्य भीख मांगने वालों को समझता था। उसमें से ये एक होनहार बच्चा है, एक स्वाभिमानी बच्चा है और मेहनती बच्चा है। ये काम करना चाहता है, काम चोर नहीं है। और इसीलिए उन्होंने उसकी दूसरे तरीके से मदद की। उसको वहाँ उस दिन जो है काम करवाने के बदले उसे खिलाया पिलाया और अपनी क्लिनिक पर काम दे करके उसे काम करना सिखाया। उसकी माँ की मदद किया और काम करना सिखाया, जिससे कि वो उस काम को, उस कंपाउंडर के काम को सीख गया और वो काम करने लगा। उसने साथ में पढ़ाई लिखाई भी की इत्यादि। ये सारे निर्णय जो डॉक्टर साहब के थे वो उसके लिए मददगार साबित हुए और वह समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन जीने लगा। यहीं पर ये फैसला जो है डॉक्टर साहब का सचमुच ही एक अच्छा निर्णय था, एक अच्छा फैसला था जो कि उस बालक के जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। और वो यदि उस दिन वो करते कि दया में उसको कुछ रुपए दे देते तो शायद वो बच्चा आज सम्मानित जीवन नहीं जी रहा होता, उसका जीवन बर्बाद हो गया होता। भीख मांगते हुए वो एक दीनहीन बालक ही बना रहता और समाज में गिरा हुआ आदमी कहलाता। इस प्रकार ये पाठ खत्म होता है। अब इसमें आपके पाठ के नीचे जो है वो दिया हुआ है कि इसे भी जानिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके सिर पर माता पिता का साया नहीं है। माता पिता का साया नहीं है मतलब माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, घर नहीं है। कई ऐसे हैं जिनके घर नहीं है, रोटी पानी का कोई प्रबंध नहीं है, खाने पीने के लिए वो इधर उधर दर दर भटकते हैं। शिक्षा नहीं है, जब खाने पीने को ही नहीं होगा, रहने के लिए घर ही नहीं होगा तो शिक्षा को कौन पूछता है। मनोरंजन के साधन नहीं है, मनोरंजन की तो बात ही नहीं उठती है और ना जाने क्या क्या नहीं। यहाँ तक कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी भी नहीं है। और ये अधिकार बताने के लिए कि बच्चों के, ऐसे बच्चों के अधिकार क्या हैं कि इसमें दिया हुआ है पॉइंट वाइज। बच्चों के अधिकार, प्यार पाने का अधिकार, परिवार का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, मतलब उनका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, खाने पीने के लिए अच्छे से मिलना चाहिए उनको। शिक्षा का अधिकार, उन्हें शिक्षित करना या शिक्षा लेने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सम्मान का अधिकार, उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए, भले ही वो बच्चे हैं तो क्या हुआ, लेकिन उनको बड़े और छोटे दोनों का सम्मान प्राप्त होना चाहिए। सूचना का अधिकार, उन्हें जानकारी भी होनी चाहिए हर चीज़ की कि उनके क्या अधिकार हैं, उनकी क्या चीज़ें मिलनी चाहिए उन्हें, इन सब चीज़ों का उन्हें सूचना प्राप्त होनी चाहिए। संस्कृति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, खेल का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का कि वे अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को वो लोगों के सामने कह सकें, डरे नहीं। इन सब का अधिकारों की बात हुई है, ये सरकार की तरफ से निर्धारित हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे जो सरकार के लोग हैं, उन बुद्धिजीवियों का बात तो जानते हैं सब कुछ, लेकिन उनका ध्यान नहीं जाता है। अतः
हम यही कोशिश करें कि इन सब की तरफ हम अपना ध्यान आकर्षित करें और ये भीख जैसी जो प्रथा है जिसके लिए लोग भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं, ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर शब्दार्थ और टिप्पणियाँ दी हुई हैं, आप इसे किताब में से पढ़ लीजिएगा। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे मैंने पहले ही समझा ही दिया है। इन शब्दों के अतिरिक्त भी मैंने कई शब्दों के अर्थ बताए हैं जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी हो। अब आते हैं अभ्यास पर। इसमें प्रश्न दिए हुए हैं मौखिक और लिखित रूप में। ये मौखिक और लिखित दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आशय स्पष्ट इसको समझा दे रहे हैं कि सबके सब कामचोर हैं, भीख मांगने का धंधा बना रखा है, मौका मिलते ही चोरी करने से भी नहीं चूकते ये लोग। ये लाइन आई हुई है यहाँ पर कहानी के बीच में। और इसमें डॉक्टर साहब जो हैं अपने मन में सोचते हैं कि आशय इसका मतलब क्या है, आशय का मीनिंग क्या होता है, मतलब अर्थ समझाना है इस वाक्य का आपको। तो इसी के उनको डॉक्टर साहब के मन में क्या है कि सबके सब कामचोर हैं जो भीख मांगने आते हैं उनके दरवाजे पर, और उनके मन में आता है कि अरे ये तो भीख मांगने वाले वैसे ही होते हैं, इसको इन लोगों ने धंधा बना रखा है, इन्होंने इसको रोजगार बना रखा, अपने पेट पालने का साधन बना रखा है। और लेकिन ये एक्चुअल जो है ऐसे नहीं है, ये इतने गिरे हुए इंसान, उनके मन में सारी कुछ चीज़ें बनी हुई थी कि ये ऐसे गिरे हुए इंसान हैं कि इनको तो मौका भी मिल जाए तो चोरी करने से भी नहीं चूकते हैं। ये सारी भावनाएं वो पहले से ही मन में बना के रखे हुए हैं, चूँकि वैसा ही समाज में देख रहे हैं, समाज में ऐसे ही व्याप्त है, ऐसे ही लोग दुकान में उनको दिखाई देते थे आज तक, तो वो ऐसा ही समझते हैं उन लोगों के बारे में कि पापी पेट के लिए जो है ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। इंसान को भूख लगता है तो क्या करेगा वो, यदि भीख मांगेगा, भीख नहीं मिलेगा तो फिर वो चोरी करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब उस समय तक कुछ नहीं सोच पाते हैं कि हम क्या करें इसके लिए। लेकिन अगला जो फिर एक लास्ट में जो लाइन है आपके पाठ के, उसको दिया हुआ है इसमें आशय स्पष्ट करने के लिए कि एक सही निर्णय सचमुच किसी का जीवन बदल सकता है। ये लाइन जो है कि ये डॉक्टर साहब के द्वारा जो निर्णय लिया गया, उस बालक को भीख ना दे करके, कुछ पैसे रुपए ना दे करके, उसकी मदद करके जो उन्होंने उसका जीवन बनाया, वो निर्णय सही था। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया है अंतिम में पाठ की, एक बार उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये अपने से लिखने का इसको प्रयास किया जाएगा, PDF में इसको लिख करके नहीं दिया जाएगा। प्रश्न उत्तर केवल लिख करके दिए जाएंगे, विलोम शब्द करने के लिए दिए जाएंगे। और उसके बाद ये जो पाठ है सब विधानवाचक वाक्य के बारे में दिया हुआ है। सारे वाक्य, कितनी प्रकार के वाक्य होते हैं, ये सब आपकी व्याकरण की पुस्तक में है। और व्याकरण के पुस्तक में जब इसे समझाया जाएगा तो आपको फिर से समझा दिया जाएगा और समझ में आ जाएगा। इसको आप स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं समझ करके और रफ कॉपी में कर सकते हैं। लेकिन आपको फेयर कॉपी में प्रश्न उत्तर और ये विलोम शब्द ये करने हैं, इसको PDF में दे दिया जाएगा। एक बार प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं मौखिक रूप से और फिर आपको लिखित रूप से दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जो PDF में आंसर दिए जाएं बिल्कुल आप वैसे ही उतारें, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मेरे डिस्कस किए हुए जो चर्चा किए हुए प्रश्न उत्तरों को भी आप सुन करके उत्तर लिख सकते हैं, अपना बना सकते हैं पाठ को समझते हुए। तो आइए चलते हैं प्रश्न उत्तरों पर। कौन अपना सारा काम खुद करता था और क्यों? डॉक्टर साहब डॉक्टर राजीव गुप्ता अपना सारा काम खुद करते थे। क्यों? क्योंकि उनके क्लिनिक पर कोई कंपाउंडर नहीं था। वह कौन था और अपना समय किस प्रकार व्यतीत करता था? वह कौन था? वह डॉक्टर राजीव गुप्ता थे जो कि अपने खाली समय को पुस्तक पढ़ने में बिताते थे। अपने खाली समय का वो क्या करते थे? पुस्तक पढ़ने में व्यतीत करते थे। भीख मांगने वालों को वो क्या कहता था? भीख मांगने वालों को डॉक्टर साहब कहते थे कि इनके हाथ पैर तो सही सलामत हैं और फिर ये लोग भीख क्यों मांगते थे? वे उन लोगों पे नाराज़ होते थे और उनसे कहते थे कि पहले मेरा एक काम कर दो तब तुम्हें कुछ रुपए दूंगा, 5 रुपये या जो भी उनका था मन वो कहते थे देने के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन है भीख मांगने वालों को वह क्या कहता था। फिर क्वेश्चन नंबर घ है, उसने होटल के मालिक से क्या कहा? उन्होंने होटल के मालिक से कहा, पेज नंबर 16 पर है। उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि देखो आनंद बाबू, होटल के मालिक का नाम क्या था? आनंद बाबू। देखो आनंद बाबू, इस लड़के को भरपेट खाना खिला दो, जितने पैसे होंगे मैं दे दूंगा।
उस बच्चे को अपनी माँ से लगाव था, यह आप कैसे कह सकते हैं? उदाहरण दीजिए। इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 16 पर मिल जाएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि जब कैसे कह सकते हैं बच्चे को लगाव था, जब बच्चा डॉक्टर साहब के यहाँ काम कर चुका और डॉक्टर साहब ने उसे भरपेट खाना खिलाने के बाद बोला कि तुम हमारे क्लिनिक पर आ जाना कुछ काम सीखने के लिए, मैं तुम्हें रोज़ काम सिखा दूंगा। तब वह संकोच करते हुए अपनी माँ के बारे में उसने बताया कि मेरी माँ बीमार है, यदि आप उसे देख लेते तो बड़ा अच्छा होता। इस बात से पता चलता है कि उसको अपनी माँ से बहुत लगाव था। लिखित प्रश्न, उसके क्लिनिक पर आए भिखमंगे उसकी बात सुनकर अक्सर क्या करते थे? इसमें कहते हैं उसके क्लिनिक पर, उसके कौन? डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर आए भिखमंगे डॉक्टर साहब की बात सुनकर अक्सर बड़बड़ाते हुए उन्हें मन ही मन गालियाँ देते हुए आगे बढ़ जाते थे। एक दिन 10-11 साल के बच्चे ने आकर क्या विनती की? एक दिन 10-11 साल के बच्चे ने आकर विनती की कि मैं बाबूजी कुछ दे दो। गिड़गिड़ाया का मतलब विनती भी होता है। गिड़गिड़ाया, विनती की, कुछ दे दो बाबूजी, 2 दिन से भूखा हूँ। फिर आते हैं क्वेश्चन पर। डॉक्टर साहब ने गा, लिखित का गा, डॉक्टर साहब का दांव किस प्रकार खाली गया? डॉक्टर साहब का दांव खाली चला गया। कब चला गया? किस प्रकार चला गया? कि दांव खाली चला गया जब उनके सोचने के अनुसार कि मैं इस लड़के को काम बताऊंगा और यह बड़बड़ाता हुआ, गालियां देता हुआ मन ही मन मुझे आगे चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका सोचा हुआ वह लड़का उनकी क्लिनिक पर काम करने के लिए तैयार हो गया और उसने उनके द्वारा बताए हुए सभी कार्यों को किया। झाड़ू लगाया पूरी क्लिनिक पर, उनकी दवाइयों की रैक साफ की, फिर पानी भी डगमगाते हुए एक बाल्टी भर के लाया और फिर आगे पूछने के लिए खड़ा हो गया कि बाबूजी और क्या काम है। इस बात पर जो है उनका दांव खाली चला गया। उनका जो आजमाया हुआ अब तक का जो तरीका था भीख मांगने वालों के साथ व्यवहार करने का, वो सब झूठा हो गया, वो झूठे साबित हो गए और वो बच्चा सच साबित हो गया कि ऐसे इंसान भी होते हैं जो कि कामचोर नहीं होते हैं। भूखे होते हुए भी वो पूरा काम करने के लिए तैयार हो गया। उस लड़के की सहायता डॉक्टर साहब ने कैसे की? हाँ, क्वेश्चन, उस लड़के की सहायता डॉक्टर साहब ने की। इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या आता है कि सबसे पहले डॉक्टर साहब ने क्या किया कि उसे भर पेट भोजन कराया। फिर दूसरा पॉइंट है कि उसकी बीमार माँ का इलाज किया और तीसरा पॉइंट कि उसे अपने क्लिनिक पर बुला करके काम करना सिखाया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे कंपाउंडर की डिग्री दिलाई और उसे आत्मनिर्भर बनाया। वह इंजेक्शन और ड्रेसिंग आदि लोगों का करके आत्मनिर्भर बन गया और एक जीवन में एक सम्मानित जीवन जीने लगा। इस प्रकार डॉक्टर साहब ने सहायता की। डॉक्टर साहब ने जो भी किया उसका परिणाम क्या निकला? डॉक्टर साहब ने जो भी किया, जो भी उसे पढ़ाया लिखाया, उसे काम करना सिखाया, तो उससे वो आत्मनिर्भर बन गया और एक आत्मसम्मानित जीवन जीने लगा। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।